Hello friends, welcome you again. I hope you all are doing well और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि लॉकडाउन के दौरान हम जो ये एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं, आप प्लीज इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और कुछ बच्चों का एक क्वेश्चन था कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो प्लीज आप दिए गए बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें सो दैट आपको कमिंग डेज के अंदर जो भी हम एमसीक्यू सीरीज बनाएंगे, अभी हम पेपर 1 के कुछ टॉपिक भी लेके आए हैं, पेपर 2 अभी चल रहा है हमारा यूनिट 4, आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे यूनिट्स जो भी हमारा सिलेबस है उन सभी के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज मिले। इसके लिए आप प्लीज हमारे टच में रहें और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा मैंने कहा, टॉपिक क्या है, यूनिट 4 में से लिया गया है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं, मैंने इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि आप उन क्वेश्चंस के साथ साथ एक बार पूरा चैप्टर भी तैयार कर लेंगे। देखें आप, सबसे पहली बात, कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन है कि साहब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अगर हम अपनी बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट के अंदर ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है, लायबिलिटी साइड, मैं कोई पूरा फॉर्मेट नहीं बनाने जा रहा, सिंपली आपको कुछ चीजें शेयर करूंगा कि हम बात करते हैं साहब इक्विटी शेयर्स की, हम बात करते हैं रिजर्व्स की, हम बात करते हैं प्रेफरेंस की, हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, या कोई भी लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन्स, और एक हम रखते हैं यहां पर करंट लायबिलिटीज। मैक्सिमम आइटम जो हमें देखने को मिलती हैं, यूजली ये मिलती हैं आपको। तो क्वेश्चन ये आता है कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते किसको है। हिंदी में कहते हैं पूंजी का ढांचा, कि साहब पैसा कहां से ला रहे हो आप। तो आप देखें इसमें दिए गए ऑप्शन के अंदर शेयर कैपिटल, एज आई सेड, कैपिटल का पार्ट है, रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म डेट, ये तो फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड में देखें, इसमें नई बात क्या है, लॉन्ग टर्म की बजाय क्या पूछ रहा है, शॉर्ट टर्म, वो नहीं होगा। इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म है, रिजर्व नहीं है, ये भी नहीं है, और यहां सिर्फ दोनों शेयर है, डिबेंचर नहीं है। तो राइट आंसर विल बी ए। मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें यहां तक क्या क्या लेंगे हम, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एज वेल एज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या नहीं लेंगे, दैट इज करंट लायबिलिटी। और जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम करंट लायबिलिटी को जोड़ देंगे तो उसके लिए एक नई टर्म आती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 इसी को लेकर बना हुआ है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, क्या कहते हैं इसको, आप देखें, क्या सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स लेंगे, नहीं। क्या सिर्फ लॉन्ग टर्म लेंगे, नहीं। हम क्या लेंगे, ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अगर आपसे यूं कहा जाए कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग आपने पढ़ा, उसमें अगर मैं करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, आप ये कह सकते हो। आई होप मीनिंग समझ में आया आपको। चलिए अब बात करते हैं थ्योरीज की। सबसे जो फर्स्ट थ्योरी बनी हुई है कैपिटल स्ट्रक्चर में, टोटल हम पढ़ेंगे 4 अलग अलग थ्योरीज। नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच वाज गिवन बाय डेविड डुरांट, नेम ऑफ द ऑथर हु एडवोकेटेड दिस थ्योरी। अब इस थ्योरी में कहा गया था, मैं आपको पहले थोड़ा सा वो बता दूं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेट इनकम अप्रोच ये कहती है साहब कि कैपिटल स्ट्रक्चर को जब आप डिसाइड करते हैं तो ये देखा जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से हमारी जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, क्या वो अचीव हो सकता है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अचीव कैसे होगा, जब हमारे इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस होता है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, ये कब होगा, जब ये मैक्सिमम आ जाएगा। दिस इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट द वेल्थ ऑफ आवर शेयर होल्डर्स बाय मैक्सिमाइजिंग द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स। तो नेट इनकम अप्रोच कहती है साहब ये रेलिवेंट है।
कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से आप अपनी फर्म के शेयर के प्राइस को बढ़ा सकते हो, अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इसने क्या कहा, इसने कुछ ऑप्शन लिए। कहता साहब एक तो हमारे पास होता है इक्विटी, एक होता है डेट। हम दो ही सोर्स की बात करते हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर ही आप देखेंगे, अजम्पशंस के अंदर नो प्रेफरेंस विल बी देयर, नो टैक्सेस विल बी देयर, सभी थ्योरीज में यूजली ये माना गया है। तो हम दो ही सोर्स यूज करते हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी के जो हम पे करते हैं डिविडेंड, उसकी हमारी कॉस्ट होती है केई, और जो डिवेंचर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी कॉस्ट होती है केडी। तो कहता KD and KE remains constant and KD is always lesser than KE. KD कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, यानी कि जो डिवेंचर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी जो लागत है वो हमेशा इक्विटी की लागत से कम होती है। ये माना गया है और प्रैक्टिकली होता भी ऐसा है। वो अलग बात है, रियल लाइफ में डेट की कॉस्ट कम होने की सबसे बड़ी वजह टैक्सेशन इफेक्ट होता है, बट इस चैप्टर के अंदर हमने ये माना गया था कि टैक्स होते ही नहीं साहब। तो जंक्शन क्या थी, KD इज लेसर देन KE। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नेट इनकम अप्रोच के लिए क्या ट्रू है, क्या हमें ज्यादा इक्विटी लेना चाहिए, क्या हमें ज्यादा डेट लेना चाहिए, या ये कहता है डेट रेशियो इज इरेलीवेंट। ये तो बात खत्म होगी, नहीं साहब रेलीवेंट है, ये भी नहीं है। और अभी मैंने कहा आपको डेट इज ऑलवेज चीपर देन इक्विटी। तो एक जनरल सी बात है, आपको लोन चाहिए, मान लो आपको फंड्स चाहिए, दो लोग आपको पैसा देने को तैयार हैं, एक आपसे इंटरेस्ट रेट मांग रहे हैं 10%, एक आपसे मांग रहे हैं 15%, तो आप कहाँ जाएंगे, हम फंड्स रेज करेंगे जिससे हमारी कॉस्ट कम से कम हो, ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द डेट। तो राइट आंसर इज डी, एज पर नेट इनकम अप्रोच हायर डेट इज बेटर, लॉजिक इज डेट इज चीपर देन इक्विटी, सिंपल। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ, अगेन नेट इनकम अप्रोच की क्वेश्चन की बात हम करेंगे। कहता इस केस में इसका बिहेवियर कैसा होता है, इसका बिहेवियर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बिहेवियर क्या होता है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, बल्कि KD KE दोनों ही क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। किस केस के अंदर, नेट इनकम अप्रोच के अंदर। और अभी हमने पढ़ा KD हमेशा KE से कम भी होता है। नेक्स्ट नेट इनकम अप्रोच की ही बात करते हुए, इन केस ऑफ नेट इनकम अप्रोच व्हेन द डेट प्रपोर्शन इज इंक्रीज्ड, कहता मान लीजिए हम डेट के पोर्शन को बढ़ा दें। सपोज आज की डेट में मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। सपोज इट इज 30-70, 30% ऑफ द मनी रेज फ्रॉम द डेट एंड 70% फ्रॉम द इक्विटी। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, सपोज इट कम्स टू 50-50, मैंने क्या किया, डेट को बढ़ा दिया, इक्विटी को कम कर दिया, या मैंने डेट को 70 कर दिया और बढ़ा दिया, इक्विटी को कम कर दिया। ऐसा करने से कहता कॉस्ट ऑफ डेट में क्या फर्क आएगा, जो KD होता है उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, क्या ये बढ़ेगी, कम होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो हमारा आंसर आएगा कांस्टेंट। डेट को बढ़ाने से उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, बल्कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट है जिसको हम नाम देंगे KO मैंने ओवरऑल, बल्कि ओवरऑल कॉस्ट हमारी डिक्लाइन हो जाती है। इसी वजह से हमारी फर्म का प्राइस मैक्सिमम होता है। तो ये बात आ गई आपकी नेट इनकम की। एक क्वेश्चन और है, वो नेट इनकम पे ही बेस्ड है, वो हम करेंगे। इसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नेट इनकम अप्रोच। आप देखें ये अलग अलग कैलकुलेशंस है। बेसिकली ये क्या है, ये बात कर रहे हैं फर्म की वैल्यूज की, फर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए बेसिक सी कैलकुलेशन है। मैं यहाँ पर आपको 4 अलग अलग कैलकुलेशन दे रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, और उससे ये थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दिया होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम पहले I को एलिमिनेट करते हैं, इंटरेस्ट को पे करते हैं, दैट रेस्ट कम्स EBT।
जो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, यानी कि मैंने कहा हमारे पास दो ही लोग हैं जिनको हमें पे करना है। एक तो हमें पे करना है डेट को, वो हम कर चुके हैं। दूसरा, सारा पैसा किससे बिलोंग करता है? इक्विटी से। क्यों? क्योंकि ना तो प्रेफरेंस होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में और ना ही टैक्सेस है। तो यानी ये सारा पैसा किससे बिलोंग करता है? इक्विटी से। तो अगर ईबीटी को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल आएगी? एस। एस क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। ये किसकी वैल्यू है? इक्विटी की। और इक्विटी की वैल्यू में अगर हम डिबेंचर की वैल्यू ऐड कर दें, उसको हम सिंबल देंगे बी, तो ये हमारी क्या आएगी? फर्म की वैल्यू, दैट इज कॉल्ड वी। हर बुक में अलग अलग एब्रीविएशन है। कोई इक्विटी को एस बोल रहा है, कोई डिबेंचर को बी बोल रहा है। इट्स बेसिकली वेरीज फ्रॉम बुक्स टू बुक्स, बट आपको ध्यान रखना है क्या? कॉमन पैरामीटर। यहां देखें, वैल्यू ऑफ फर्म, दिस इज द राइट आंसर। वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकालते हैं? इक्विटी की वैल्यू, जिसको मैंने एस बोला, यहां बोलता है वीई। वैल्यू ऑफ डिबेंचर वीडी, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगी? फर्म की वैल्यू। क्लियर? तो ये मेन बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी रिगार्डिंग नेट इनकम अप्रोच, मैंने आपको बता दी है। स्टिल अगर आपको डिटेल चाहिए तो नेट इनकम अप्रोच को लेकर मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर का ही, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो हमारी सेकंड अप्रोच है, जिसको हम नाम देते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट? अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, पहले इसको समझेंगे। ये किसने दी साहब? विद द बाय द सेम ऑथर। सेम ऑथर मींस जिसने नेट इनकम अप्रोच को इनोवेट किया था, डेविड डुरांड, उसी ऑथर ने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी एडवोकेट की। क्या कहा इसमें? नेट इनकम अप्रोच और अगर एनओआई जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन बताऊं आपको, तो साहब ऑथर ने कहा कि नेट इनकम अप्रोच ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर रेलिवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, वेयर एज एनओआई अप्रोच सेज इट इज टोटली इरेलीवेंट। आप इक्विटी डेट के मिक्सचर को कितना भी चेंज कर दें, हमारी फर्म की वैल्यू सेम रहती है। क्यों रहती है, अब उसकी बात करेंगे। नेट इनकम अप्रोच ने क्या कहा था? नेट इनकम अप्रोच कहती है साहब, केडी इज ऑलवेज लेसर देन के। केडी, कॉस्ट ऑफ डेट, इज ऑलवेज चीपर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसका मतलब जब आप डेट को बढ़ाओगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, यानी जो केओ है आपकी वो डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा? हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ये बात थी एनआई अप्रोच की। एनओई अप्रोच कहती है साहब, मैं ये बात को मना नहीं कर रहा कि केडी लेसर देन केई होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। डिवेंचर्स आर ऑलवेज चीपर देन इक्विटी, बट अगर हम डेट को ज्यादा बढ़ाते हैं, अगर हम डेट को ज़्यादा बढ़ाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फर्म को बेनिफिट होगा। क्यों नहीं होगा? ये लॉजिक दे रहा है कि जैसे ही हम डेट का प्रपोर्शन बढ़ाएंगे, डेट की बढ़ने की वजह से इक्विटी का रिस्क परसेप्शन बढ़ जाता है। यानी कि जैसे ही आपने अपनी फर्म के अंदर, मान लो मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला कि 30-70 का मेरा रेशो है डेट इक्विटी का, अब मैं इसको रिवर्स कर दूं, मैंने कहा जी मैं तो डेट ज्यादा लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि केडी इज चीपर देन केई। तो केडी में तो कोई बहुत इजाफा नहीं होने वाला, बट जो इक्विटी का बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। उनको लगेगा कि पहले हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 70% रोल हमारा था, अब हमारा जो कंट्रोलिंग शिप है वो सिर्फ 30% रह गई है। उनका रिस्क बढ़ने से उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, इक्विटी की एक्सपेक्टेशन कंपनी के लिए क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जितना आपको चीप डेट लेने का बेनिफिट मिलना चाहिए था वो एज इट इज कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि केई महंगा हो जाएगा। तो कहते हैं केई बढ़ जाएगा, इसीलिए जो केओ है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है।
हमारी फर्म को सस्ते डिबेंचर लेने का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इक्विटी महंगा हो जाएगा। इसी बातों को लेकर 3-4 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एनओआई अप्रोच के। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इन एनओआई अप्रोच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट? कौन सा कांस्टेंट रहेगा? आप देखें ऑप्शन, समझ जाओगे आप क्या। केडी एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको मैंने वर्ड यूज किया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एक ही बात है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दें या ओवरऑल कॉस्ट बोल दें, वन एंड सेम थिंग। ये और कॉस्ट ऑफ डेट, ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट। अदर ऑप्शन कॉस्ट ऑफ डेट ठीक है कांस्टेंट होता है, बट वेटेड एवरेज साथ दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए बहुत सिंपल। एनओआई अप्रोच एडवोकेट्स दैट डिग्री ऑफ डेट financing. Degree of debt financing means as we increase the volume of the debt, कितने ज़्यादा आप डिवेंचर को बढ़ाते हो, तो डिवेंचर को बढ़ाने से घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस थ्योरी का मतलब ही है इट्स इररिलेवेंट थ्योरी। इररिलेवेंट सेज आप डेट को बढ़ा देंगे तो भी हमारा ओवरऑल कॉस्ट सेम रहने वाला है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? इररिलेवेंट। चलिए अगेन सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज देयर, जो मैंने आपको नेट इनकम अप्रोच के लिए बताई थी वही सेम हम बात करेंगे एनओआई के लिए। तो इसको करने के लिए मैं छोटी सी कुछ कैलकुलेशन आपको बता देता हूं। अभी जो मैंने वहां फॉर्मूले लिखे थे समथिंग लाइक कि पहले हम निकालेंगे सब एस की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते हैं ये कैलकुलेशन। फिर हमने निकाली थी फर्म की वैल्यू मैंने कहा था इक्विटी की वैल्यू प्लस डिवेंचर की वैल्यू। फिर हम निकालते हैं सब ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? आपकी टोटल अर्निंग और फर्म की वैल्यू, VF बोल दिया मैंने इसको। सबसे पहले एनआई में क्या निकालते हैं? इक्विटी की वैल्यू, फिर फर्म की वैल्यू और फिर ओवरऑल कॉस्ट। बट अगर हम एनओआई की बात करें, एनओआई के अंदर हमें पता है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या होने वाली है? कांस्टेंट होने वाली है, ये आपको पहले से पता है। तो हम यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। इसको मैं इससे रिलेट करूँगा। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आप देखें मैंने क्या किया, थर्ड वाली कैलकुलेशन को फर्स्ट पे ले आया, वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या निकल आएगी? फर्म की वैल्यू। फर्म की वैल्यू जैसे निकलेगी तो जो आपकी ये सेकंड कैलकुलेशन थी इसको मैं चेंज करूंगा। हम वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो कि आपका राइट आंसर है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या पूछा आपसे? वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस वन। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, क्लियर? क्योंकि डेट की वैल्यू हमेशा गिवन होती है। हम क्या निकालते हैं? फर्म की वैल्यू। ये मैंने निकाली फर्म की वैल्यू, तो ये आपको गिवन होगा, तो यानी मैं इसको ऐसा यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। इसको आप छोड़ दें, आप इसको याद करें। क्या वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? ये आपका आंसर है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कम्स टू वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेट इनकम आई होप आपको क्लियर होगा। नेट ऑपरेटिंग हमने पढ़ लिया। थर्ड अप्रोच आती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ये कहता है साहब जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज। अब ये लीवरेज क्या है? आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज कितना होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। आल्दो फाइनेंशियल लीवरेज पहले हमारे पुराने सिलेबस में बहुत बड़ा एक टॉपिक था, अब नहीं रहा वो टॉपिक इस नए सिलेबस में, बट उसका कंसर्न है इस चैप्टर से। लीवरेज मीन्स कि आपकी फर्म में कितना डिवेंचर है, जितना ज़्यादा डिवेंचर होंगे उतना लीवरेज ज़्यादा होगा।
तो कहता है एक अप्रोच है जो ये कहती है कि आपको लीवरेज का यूज जुडिशली यानी कि तर्कसंगत वे में करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो। तो वो किसने कहा था साहब? वो थर्ड अप्रोच थी हमारी, इसका नाम था ट्रेडिशनल अप्रोच। एनआई अप्रोच हमारी फर्स्ट अप्रोच थी, जो ये कहती है कि डेट का यूज मैक्सिमम करो क्योंकि फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। एनओई अप्रोच कहती है इट्स टोटली इरेलीवेंट, डेट यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म की वैल्यू सेम रहती है, ओवरऑल कॉस्ट भी सेम रहती है। बट ट्रेडिशनल अप्रोच जो थर्ड अप्रोच आई, इसको हम बोलते हैं मिड वे अप्रोच। इसका ऑल्टरनेटिव नेम आप यू याद रख लेना, मिड वे भी कहते हैं इसको, एक और नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट अप्रोच। इंटरमीडिएट अप्रोच मैंने दोनों के बीच का रास्ता है, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम के बीच का रास्ता, जो ये कहता है कि नो डाउट केडी इज लेसर देन केई। जो डिवेंचर होते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होती है, बट हमें मैक्सिमम डिवेंचर यूज नहीं करने हैं, हमें जुडिशली यूज करने हैं, ऑप्टिमम लेवल ढूंढ के लाना है कि कितना डेट यूज करें, कितना इक्विटी यूज करें कि हमारी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए और हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाए। तो ये बात किसने की? ट्रेडिशनल अप्रोच ने। चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ही कहता है साहब विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट रहता है? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। रीजन बताता हूं आपको। मान लेते हैं आज मेरे पास डेट इक्विटी का रेशो ये है साहब 30-70, फिर मैंने डेट को बढ़ा दिया, लेट इट बी 50-50, फिर मैंने डेट को और बढ़ा दिया और ये कर दिया साहब 70-30। आप ध्यान देना, मैंने 3 केस लूंगा, तीनों में आपको ट्रेडिशनल का आंसर मिल जाएगा। पूरी थ्योरी यही कहती है बेसिकली। अगर आज की डेट में लेट द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इक्विटी लाइक दिस, ये आपको दे रखा हो, कब है ये? अगर हम टोटल अमाउंट में, टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में 30% डेट यूज करें, 70% इक्विटी यूज करें, तो हमारी जो डेट की कॉस्ट है वो 10% है और इक्विटी कॉस्ट है 12% है। ठीक है, तो केडी इज लेसर देन केई, ये तो ट्रू है। बट हमें लग रहा है कि हम डेट को बढ़ा दें, इंस्टेड ऑफ 30 हम क्या करें, डेट का लेवल बढ़ा के कहाँ ले आए? 50 पे। तो ऐसा करने से जो हमारे डेट की कॉस्ट है और जो हमारे इक्विटी कॉस्ट है, इन दोनों में चेंज आएगा, चेंज आएगा, दे विल राइज। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा दोनों में लिटिल बिट देयर विल बी इंक्रीमेंट, बढ़ जाएंगी। बट ये ट्रू रहेगा क्या? दैट केडी इज ऑलवेज लेसर देन के। अब हमें लग रहा है यार केडी तो केई से सस्ता है, क्यों ना और बढ़ा दें। तो आपने क्या किया, डेट का लेवल 70 कर दिया, तो इक्विटी को बिल्कुल 30 पे ले आए। ऐसा करने से जो चेंज आएगा, इसके अंदर भी चेंज आएगा और इसके अंदर भी चेंज आएगा, पर जो चेंज आएगा दैट विल बी ए ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा चेंज आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इक्विटी से महंगा हो जाएगा डेट, बट आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फर्म की वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि दोनों की लागतों में, डिवेंचर की और इक्विटी में बहुत बड़ा चेंज आ गया। क्यों आ गया? इक्विटी को तो लग रहा है सर हमारी कंट्रोलिंग शिप कम हो गई, हमारा रिस्क परसेप्शन बढ़ गया, हमारी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा रोल सिर्फ 30% रह गया, इसलिए हमें ज़्यादा डिविडेंड चाहिए, यानी जो एनओआई वाली बात थी। डेट का कॉस्ट बढ़ने की वजह क्या है? उनको लगता है सब कंपनी हमारे पे डिपेंड है, हम बहुत सस्ता कंपनी को लोन दे रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो इसलिए इसमें कुछ हद तक तो एनआई अप्रोच की बात हो रही है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, और कुछ हद तक हम बात करते हैं एनओई अप्रोच की। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए मिड वे। दोनों के बीच का रास्ता है। बीच का रास्ता क्यों है? क्योंकि एनआई हमेशा कहती है रेलिवेंट है सब कैपिटल स्ट्रक्चर, एनओआई कहती है हमेशा इरेलीवेंट है। तो दोनों ही एक्सट्रीम केसेस की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है वी शुड ट्राई टू फाइंड एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम वर्ड उसने पहली बार यूज किया था ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए हम आगे करते हैं 12th। वन मोर क्वेश्चन ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच। कहता अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच विच वन इज करेक्ट। देखें आप,
KE rise constantly, KD decreases constantly, KO decreases constantly। आपको ये बताना है ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सी बात बिल्कुल ठीक है। तो हम ये कहें कि साहब KE हमेशा बढ़ता है, ठीक है, या हम बात करें KD हमेशा कम होता है, ठीक है। तो KD कम तो नहीं हो सकता, KO कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, KE राइजेस कॉन्स्टेंटली, हमेशा ऐसा नहीं होगा, शुरू में कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा फिर ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, नन ऑफ द अबव। तो ये आपकी बात हुई ट्रेडिशनल अप्रोच की। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए 12th के बाद आते हैं हम 13th पे। अब ये हमारी लास्ट अप्रोच की बात करेंगे जिसका नाम है MM मॉडल। MM मॉडल मीन्स मोदी गिलानी मिलर मॉडल। इसमें क्या कहा गया, इस अप्रोच के अंदर दो अलग अलग बातें की गई। फर्स्ट में ये माना गया कि हम बात करेंगे विदाउट टैक्सेस, कि कैपिटल स्ट्रक्चर की MM अप्रोच की अजम्पशन क्या थी, दो प्रेपोजिशन थी। फर्स्ट केस में इन्होंने कहा ये मान लेते हैं मार्केट में टैक्स नहीं होते, तो अगर टैक्स नहीं होते तो ये कहते साहब हम NOI अप्रोच, जो कि हमारी सेकंड अप्रोच थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये कह रही थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर टोटली इररेलेवेंट, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेने से फर्म की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, डेट इक्विटी का मिक्सर बढ़ा दो कम कर दो फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसने कहा, MM ने, यानी इसने NOI को फॉलो किया ब्लाइंडली। बट लॉजिक क्या था, NOI यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम का लॉजिक क्या था कि डेट को बढ़ाने से इक्विटी का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए हमारी फर्म को बेनिफिट नहीं होता। MM ने एक और टर्म यूज की, उसने बोला आर्बिट्रेज प्रोसेस, अभी हम बात करेंगे उसकी। फिर इसने एक बात की विद टैक्स, अगर मार्केट में टैक्स होंगे तो कहता फिर मैं सपोर्ट करता हूं फर्स्ट अप्रोच को, नेट इनकम अप्रोच को, जो ये कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस आर रेलिवेंट फॉर द, यानी कि इसने नेट इनकम की बात भी कर दी, नेट ऑपरेटिंग इनकम की बात भी कर दी। डिफरेंस इज कि इररेलेवेंट कब बोला, जब मार्केट में टैक्स नहीं होते। अगर कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसने कहा मैं सपोर्ट करता हूं फर्स्ट अप्रोच को। तो उन्हीं को लेकर हम पढ़ेंगे। देखें आप, MM अप्रोच ने बात की किसकी, इररेलेवेंसी की। किसके बेस पे बात की, मैंने कहा ना नेट ऑपरेटिंग इनकम वाली ही बात कर रहा है, बट अ डिफरेंट लॉजिक। उस लॉजिक का नाम इसने दिया आर्बिट्रेज प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये इसने आर्बिट्रेज वर्ड यूज किया, ये क्या है। आर्बिट्रेज मीन्स शिफ्टिंग करना, ट्रांसफर करना। हम क्या करेंगे, अलग अलग दो फर्म का एग्जांपल लेंगे। एक फर्म होगी लीवर्ड और एक फर्म होगी साहब अनलीवर्ड। लीवर्ड मीन्स यहाँ पर डेट इक्विटी दोनों है, यहाँ पर प्योरली इक्विटी है, डेट नहीं है। तो जिस कंपनी में डिवेंचर होते हैं उसकी फर्म की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्वेस्टर कहता बड़े स्मार्ट हैं, वो क्या करेंगे, कंपनी लीवरेज का फायदा उठाए ना उठाए, वो पर्सनल लीवरेज ले लेंगे, ऐसी कंपनी में से शेयर बेच देंगे, एग्जिट कर जाएंगे और ऐसी कंपनी में एंटर करेंगे जहां पर लीवरेज नहीं है। लीवरेज नहीं है मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू कम होगी तो फायदा क्या है कि शेयर सस्ता मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर क्या करेंगे, एक वर्ड आता है पर्सनल लीवरेज, पर्सनल लीवरेज लेंगे वो। इसका एक और नाम होता है, आप याद रखना, नेट के पेपर में पूछा गया है, होम मेड लीवरेज। होम मेड लीवरेज क्या होता है, आर्बिट्रेज होता है कि इन्वेस्टर पर्सनल फ्रंट पे लोन ले लेगा और ऐसी कंपनी के शेयर में एंटर करेगा जिसमें लीवरेज नहीं है, ताकि वो पर्सनल लीवरेज लेके अपनी खुद की वर्थ को बढ़ा ले। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस। नाउ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स एज्यूम्ड बाय, ये किसने कहा, सभी ने, तीनों का मतलब फर्स्ट अप्रोच थी नेट इनकम अप्रोच, सेकंड अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम, थर्ड अप्रोच ट्रेडिशनल। तीनों में ही ये कहा गया
कि मार्केट में कोई भी कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक एमएम अप्रोच थी। इसने दो थ्योरी दी, मैंने अभी आपको बताया, विद टैक्स एंड विदाउट टैक्स। तो इसलिए ऑप्शन में आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए सेम मैंने आपको इसका जवाब दे दिया क्वेश्चन का, क्या? दैट पर्सनल लीवरेज, ये जो वर्ड मैंने ऊपर आपको यूज किया था, इसको हम बोलते हैं होम मेड लीवरेज। पर्सनल लीवरेज या होम मेड लीवरेज कैन रिप्लेस द कॉर्पोरेट लीवरेज। ये बात किसने कही? ये बात कहने वाला कौन है? एमएम मॉडल। आर्बिट्रेज प्रोसेस करने से फर्म क्या इन्वेस्टर फायदा उठाएगा, फर्म फायदा नहीं उठा पाएगी। चलिए जी 16th, which of the following argues that the value of levered firm is higher than value of unlevered? कहता कोई फर्म अनलीवर्ड है। अनलीवर्ड फर्म कौन सी होती है? जिसके पास डिवेंचर नहीं होते, वो सिर्फ इक्विटी पे ट्रस्ट करती है। और ये कौन होती है लीवर्ड फर्म? जो डेट को लेके आती है, मार्केट से उधार पे पैसा लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट ज़्यादा होता है क्योंकि केडी इज लेसर देन केई, हमने पढ़ा। तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू अनलीवर्ड फर्म से ज़्यादा होती है। कहता ये किसने कहा? आप देखें, नेट इनकम ने कहा, क्योंकि नेट इनकम ने बोला कि ये रेलिवेंट है साहब। रेलिवेंट बोलने के पीछे लॉजिक यही था, केडी इज लेसर देन केई। ऑपरेटिंग इनकम ने ऐसा नहीं बोला। पर एमएम ने दो थ्योरी दी थी, एक विद टैक्स और एक विदाउट टैक्स। मैंने अभी आपको बताया जो विद टैक्स थ्योरी थी, वहां उसने कहा था कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेलिवेंट फॉर द फर्म। तो यानी हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ए एंड सी। ठीक है जी, तो आप दोबारा इसको देख लें, राइट आंसर क्या रहेगा? ए एंड सी, यानी नेट इनकम अप्रोच एंड एमएम अप्रोच विद टैक्सेस, विदाउट टैक्सेस नहीं, विद टैक्सेस। तो ये बात हुई 16th की। 17th क्वेश्चन देखें आप इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी अप्रोच में ये कहा गया था दैट केडी एंड केई दे विल रिमेन कांस्टेंट? अगर आपने स्टार्टिंग के इस क्वेश्चन को समझा होगा तो आप आंसर बता पाओगे कि जो फर्स्ट अप्रोच थी गिवन बाय डेविड डुरांड, उसने कहा था केडी एंड केई बोथ विल रिमेन कांस्टेंट। एनओआई अप्रोच में कहा गया था केडी तो कांस्टेंट रहता है पर केई बढ़ता जाता है। जब आप डेट को बढ़ाओगे तो केई बढ़ता जाएगा। ट्रेडिशनल ने कहा साहब दोनों में चेंज आता है। और एमएम ने बात की आर्बिट्रेज प्रोसेस की। तो 17th के बाद 18th पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आपसे स्टेटमेंट दी गई है, तीनों आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 1 by 1 पढ़ते हैं। तीनों में बात क्या की गई है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात की गई है। कौन सी कॉस्ट है ये? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम नाम देते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हो, या इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिंबल होता है इसका KW। ठीक है जी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में ओवरऑल कॉस्ट सेम रहती है? नो। एनआई अप्रोच में सेम रहती है? नो। एमआई में तो डिक्रीज होती है। ट्रेडिशनल में ऑप्टिम यूज करोगे वहां पर कम होगी, उसके बाद बढ़ेगी। बट अंडर एनओआई अप्रोच, जो हमारी सेकंड अप्रोच थी, जिसने ये कहा था कि डेट इक्विटी के रेशो में कितना भी चेंज कर दो, हमारी जो केओ है वो हमेशा सेम रहने वाली है। तो राइट आंसर विल बी द थर्ड वन, सी। 19th पे आते हैं हम, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द वैल्यू ऑफ फर्म एज्यूम दैट। अब बात थर्ड अप्रोच की हो रही है, इंटरमीडिएट अप्रोच की हो रही है कि वैल्यू को लेकर ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या कहा। उसने कहा साहब देयर इज ए नो कैप ऑप्टिमम, नहीं ऐसी बात नहीं, उसने तो बोला था बल्कि देयर इज ए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। वैल्यू कैन बी इंक्रीज बाय जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज, बिल्कुल ठीक है। थर्ड देखें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर इंडिपेंडेंट, नहीं, ये किसने बोला था? सेकंड अप्रोच, एनओआई ने। रिस्क ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट, नहीं साहब। तो राइट आंसर विल बी बी। बी सेज वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी इंक्रीज्ड विद द यूज ऑफ लीवरेज। और यूज कैसे करना है आपको, उसके लिए हम दो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। कभी हम बोलते हैं ऑप्टिमम, कभी हम बोलते हैं जुडिशियस। चलिए
20th पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच देने की कोशिश की गई है इसमें। आप देखें आपको क्या दे रखा है, फर्म का EBIT, इट इज गिवन 50,000, ठीक है साहब। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डेट कितने के मेरे पास 80,000 रुपीज, एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट KO इज गिवन 20%। क्या निकालना है, फर्म की वैल्यू। अगर आपने अभी NOI के मेरी कैलकुलेशन देखी होगी, फर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करते थे EBIT अपॉन KO, वही मैं यूज करूंगा 50,000 बाय 20%, सो आंसर विल कम 2.5 lakhs। सो फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। अगर आपको 2 एलिमेंट दिए हों, थर्ड वेरिएबल आप कंप्यूट कर सकते हो। तो ये मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के 20 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं और कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सभी 4 अप्रोच बताऊं। अब इसमें एक सेट और मैं आपको क्वेश्चंस का दूंगा जो कैपिटल स्ट्रक्चर की समरी की बात करेगा। एंड आई एम डेड श्योर अगर आप ये दोनों वीडियोस कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस के कर लोगे, 100% श्योर कि आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। व्हाट आई सपोज कि एग्जाम में इससे इधर उधर ही क्वेश्चन घूम फिर के आते होते हैं। हमने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें ताकि इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी कैंडिडेट्स को ये नॉलेज सर्व कर पाएँ। So thank you very much and happy learning.